लोग शिफ्ट करने के लिए मूल गांव से, उस पूरा गांव का डेवलप करना बहुत जरूरी होती। उन्होंने क्या किया, एक नक्शा पे लाइन आउट दे दी, घर प्लॉट का मार्किंग कर दिया, ये तेरा तुम्हारा नाम का, ये हमारा नाम का, ऐसा करके बांट दिया। अब शिफ्टिंग हो क्योंकि उनको 2019 पे डैम की हाइट 138.68 मीटर तक पानी का वाटर लेवल पूरा फाइनल लेवल भर दिया था। इसीलिए लोगों को तत्काल पुनर्वास में शिफ्ट करना था। और उसके पहले तो यह हुआ कि 2017 में वो बांध की हाइट 138.68 मीटर तक का बांधकाम होगा, तो लोगों को ऐसा कागज पे पूरा FRL के बाहर दिखा दिया, लेकिन वो लोग वहां के उधर ही थे गांव में, उनका घर या जमीन 50 मीटर से बांध के लेवल लेकर 138 मीटर के हाइट में ही थे। लेकिन क्या, जैसा बांध के हाइट 5 मीटर बढ़ाए, 10 मीटर बढ़ाए, तो उनको ऊपर के लेवल पे उसको शिफ्ट किया जाता था। वहां के पात्रे के टेंट शेड बनाया जाता था, उसमें तात्पर्य रहने के लिए उसको सुविधा की जाती थी। ऐसा करते करते लोगों ने 1994 से लेकर आज तक भी ऐसा किया कि बांध के पूरे हाइट तक को लोगों को शिफ्ट करके रखा है। लेकिन पुनर्वास में लाने के लिए भी बहुत दबाव लाया जा रहा है लोगों को। पर हमारा कहना क्या है, जब तक नागरिक सुविधा या पुनर्वास की पूरी सुविधा नहीं मिलती तब तक के लिए हम नहीं शिफ्ट हो गए। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत ये थी कि उधर जगह ही नहीं थी, कुछ भी जगह नहीं बसी थी, खेती यहां मिली, तो अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, रोजी रोटी का सवाल होता है। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा प्लॉट में घर शिफ्ट कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का उधर थोड़ा बहुत अतिक्रमण का जमीन बची है, उसके ऊपर उसका घर परिवार चलाते हैं। वो लोग अभी भी डटे हुए कि जब तक पुनर्वास गाँवठान में पूरी नगरीय सुविधा, पूरी सुविधा नहीं मिलती तब तक के लिए हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र होना चाहिए, हर गांव में स्कूल होना चाहिए, हर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, हर गांव में बीज भंडार होना चाहिए, हर गांव में बस स्टैंड होना चाहिए, बाल उद्यान होना चाहिए, पंचायत घर होना चाहिए, समाज मंदिर होना चाहिए। और हम अभी जिस रास्ते से आए, अभी रास्ता पक्का रास्ता, ये गांव जोड़ रास्ता भी जो है, गांव में जोड़ने वाला रास्ता अभी वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे दर्ज का रास्ता होना चाहिए। गांव में अच्छी क्वालिटी का रास्ता, अच्छे दर्ज का रास्ता होना चाहिए। और उनके साथ साथ उसमें यह भी होना चाहिए, हमारे बैल गाय वगैरह भैंस वगैरह चरने के लिए जगह होना चाहिए, खलवाड़ी के लिए जगह होना चाहिए, स्मशान भूमि के लिए जगह होना चाहिए। बहुत सारी सुविधा दी है उसमें, लेकिन अभी तक इस वसाहट में एक भी नगरीय सुविधा नहीं दी। ये कच्चा रास्ता है, बिजली दी और पानी, उसके अलावा कोई भी सुविधा अभी तक नहीं मिली। इसलिए ये गांव में अभी तक लोग नहीं आ सके, सिर्फ 60 परिवार आए हैं। हम आज भी इसी मुद्दे पर डटे हुए मूल गांव में कि जब तक हमको ये पूरा नगरीय सुविधा नहीं होता तब तक के लिए हम मूल गांव से नहीं आएंगे। हर साल में हमको बहुत दबाव लाते हैं गवर्नमेंट, अब चलो उधर आके हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमने साफ साफ उनको कह दिया कि सबका सही ढंग से पुनर्वास नहीं होता, सभी सुविधा नहीं मिलती, तब तक के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे ऐसा होता कि जो कच्चा घर हमारा उधर से शिफ्ट करके लाते, प्लॉट में डाल देते, आने के बाद डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद घर के पाया बांधने के लिए पैसा देता। हमारा ये कहना है कि आप प्लॉट देते हैं तो प्लॉट देते समय आप पैसा दो, पैसा देंगे तो आप पहला पाया बना के फिर घर लाएंगे, उसके ऊपर घर बना लेंगे। ये हमको डबल हमाली करना पड़ते हैं, पहला कच्चा घर बनाओ, वो तोड़ के फिर इसी जगह पर दूसरा पक्का घर बनाओ, दोबारा काम करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारी इस वसाहत के गांव के बारे में समस्या है, वो हम लड़ रहे हैं और लड़के ही
लेके ही रहेंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहला भी उन्होंने मना किया था। अब कहीं भी दूसरे गाँवटान में हमारे पास प्लॉट है, वहां पे चली। कानून क्या कहता है, जमीन दी हुई जमीन से 8 किलोमीटर के अंदर ही रहने का स्थल होना चाहिए, वहां पर आपको प्लॉट देना जरूरी है। तो इसी मुद्दे पर हम अड़े थे, आखिर में उनको प्लॉट बनाना पड़ा। तो अभी ये जगह के लिए, ये डेवलप करने के लिए भी अभी ये मान रहे कि हम लोग कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता कि उनको शायद मालूम भी पड़ी होगी कि बाड़ी पुनर्वास में जो चर्चा होगी, उसके बाद में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह कुछ फोटो वगैरह गया होगा। एक अधिकारियों का मुझे फोन आया, तो कल आप मुझे मिलो और ये गांव डेवलप के लिए सब ये नियोजन करना है, ऐसा आज ही बता रहे थे। मैं उधर से यहाँ देता रास्ते पे, तो ऐसा हो, तो ऐसा ये चल रहा है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये एक दूसरा प्रॉब्लम भी है कि यहाँ बाजू में जो आप क्रॉस करके आई एक नदी बहती थी, ये नदी यहाँ से कुछ पुराने किसान हैं यहाँ पर, उन्होंने उस नदी पर पूरा अतिक्रमण कर दिया। ऊपर से बहुत बड़ी नदी आती है, वो यहाँ आकर वो जीरो हो गई। पानी जाएगा कहाँ? किसी का खेत में जाता है। तो उसके मेधा ताई खुद आई थी, जिस साल में ये वसाहत बनी थी, इस साल में 30-35 लोग आए थे। इसी साल में पूरा पानी डूब गया था, पानी आ गया था। मेरा ताई खुद आई थी, मेरा ताई ने देखा, अधिकारी को बताया, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हुआ। उसका सर्वे भी हुआ कि जिस नदियों पर जिन किसानों ने अतिक्रमण किया हो, वो अतिक्रमण हटा के वो नदी जैसी बहती थी ऐसा नदी पूर्ववत कर दो। वो चर्चा भी हुआ था, लेकिन कम से कम 5-6 साल हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने उसके सामने मोड़ने की कोशिश की थी ना, हाँ ताई, कुछ बीच में मोड़ने की कोशिश हाँ, की थी। हाँ, चर्चा हुई थी, चर्चा हुई थी उसमें, चर्चा नहीं, यहाँ आकर हाँ हुआ था। पूरा नदी पूरा पूर्ववत करने का चर्चा भी होती है और कोशिश भी होती, लेकिन अभी तक भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि कुछ किसान लोगों ने अतिक्रमण की, कुछ मुट्ठीभर किसानों ने अतिक्रमण की, उनको थोड़ा फायदा होता है, लेकिन इन मुट्ठीभर किसानों के फायदे से सैकड़ों किसानों का नुकसान होता है, फसल पूरा खलास हो जाता है। और कुछ गांवों में भी पानी चला, यहाँ जाएंगे, कतार जाएंगे तो यहाँ आगे और एक बसाट आएंगे तारावत, उसमें पूरा पानी बह जाता, पानी चला जाता है। यही नदी का एक और पुराना गांव है खेड़ले करके, वहां पर उसमें भी पानी चला जाता है। तो वो भी हमारी मांग है, वो भी हमारी लड़ाई है कि आप जो नदी पे अतिक्रमण जो वो भी हटाए, और नदी जो है वो जैसी थी वैसी आप करिए, वो भी हम उसके ऊपर मांग कर रहे हैं। लेकिन यह नदी के पानी आने से कुछ हमारे पीएपी को जमीन दी हुई थी, इन जमीन में पूरा नदी बन गई, पूरी नदी बन गई। ऐसे 2-3 परिवार है यहाँ पे है। पहले जमीन देते समय उसमें कोई नदी नहीं थी, नाला नहीं थे, पूरे प्लेन जमीन थी, अच्छी क्वालिटी की जमीन थी, इसलिए हमको तो पसंद करना पड़ी, हमने ले ली। पर इसी साल में वो नदी पूरी उसमें जमीन अभी नदी हो गई, तो उसका भी हम मांग कर रहे हैं। हम तो नदी में तो कुछ नहीं पकाएंगे, हम लोग किस खेती करने के लिए तो जमीन होना चाहिए। तो पर्याय व्यवस्था गवर्नमेंट ने करना चाहिए कि हमको इसके अलावा और अच्छी जमीन देना चाहिए। वो भी बात हुई थी, कर रहे करेंगे बोलते बोलते अभी थोड़ा उनको करना या नहीं करना वो अभी निर्णय लेना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी स्थिति ऐसी है कि जैसे पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार थी, फिर बाद में 19 के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार आई, उसने कुछ बातें वो भी 2.5 साल में बहुत सारे हो सकता था, कर सकते थे, लेकिन 2-3 बार हमारे मंत्रालय में भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने बात भी कही कि हम जो भी प्रश्न है सरदार सरोवर स्थपित को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार जाने तक तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, केवल आश्वासन दिया करेंगे। पर अभी तो ऐसा रक्षक सरकार आई महाराष्ट्र में। हाँ,
हम उनके सामने बात करने जाएंगे तो वो राक्षसी सरकार बात करने जाएंगे तो हमको बोलेंगे विकास विरोधी, ये नक्सलवादी, ऐसी बातें कहेंगे। अभी 2 सालों से हमारे जो एडिशनल कलेक्टर होता है पुनर्वास के लिए, पुनर्वास का स्पेशल वो उसका ऑफिस होता है, वो ऑफिसर का जगह अभी रिक्त है। जो एडिशनल चार्ज रेगुलर ऑफिसर के पास है वो तो मेरा एडिशनल चार्ज में नहीं कर पाऊंगा, वो निर्णय नहीं ले रहा। ऐसा बहुत सारे समस्या है। महाराष्ट्र की स्थिति जो अभी तक सौदा बसाहट हुई है, 4000 परिवारों को जमीन के बदले जमीन मिली, ये संवाद से हुई, लड़ाई के साथ साथ संवाद हुई, बातचीत से हुई, बातचीत करके ही उन लोगों का पुनर्वास यहां तक आया। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी मैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा, वह गैर कांग्रेसी जो सरकारें हैं वो सरकारें आदिवासियों की समस्या और विस्थापितों की समस्या पर ध्यान देने से इनकार कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी मुश्किल है। अभी हमने देखा ये सरकार कम से कम 3 महीने ये होने जा रहे हैं। ये 3 महीने में जिस तरह आगे के काम बढ़ना चाहिए, सरसा होनी चाहिए, वो अभी सरसा भी रुक गई। अभी जेम तेम हमने उनके पीछे लागे तो अब 2 दिन पहले उन्होंने मीटिंग लगाई, उसमें थोड़ी सी वो भी बहुत पहले से ये थे, 4 महीने पहले वो जमीन का प्रक्रिया का काम पूरा हुआ था, वो कब से होना चाहिए था, लेकिन इतने दिन तक उन्होंने पेंडिंग रखा। ऐसी स्थिति यहाँ की है, इसलिए और भी 10 साल क्यों नहीं लगे, हम लड़ेंगे। सरकार कौन से भी आएंगे, सरकारें आएंगे जाएंगे कुछ भी करेंगे, आगे बीजेपी आएंगी, शिवसेना आएगी, कांग्रेस आएंगी, आम आदमी आएंगी, राष्ट्रवादी आएंगी, लेकिन हमको तो लड़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए हमारा जो जमीन का समस्या है और ये गांवठान का समस्या है वो पूरे हम लेकर ही रहेंगे। उसके साथ साथ मैं थोड़े मूल गांव से बात थोड़े जोड़ना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र के 33 गांव जो है वो पूरे 100% नहीं डूबे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आधा से कुछ गांव 60-50% डूबा है, कुछ गांव तो 80% डूबा है, ऐसा भी है। तो उसमें से FRL के बाहर जो पहले से लोग रहते आए थे वो लोग वो जमीन करते थे, और कुछ विस्थापित परिवार में के भी अगर एक ही आदमी को जमीन मिले, उनको पिताजी को जमीन मिले, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, परिवार वाले हैं, उनकी भी जमीन 2005 से पहली की जमीन है FRL की बाहर, वो हम फॉरेस्ट एक्ट आधार पर उनका अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार मांगने का भी हमारी लड़ाई चल रही है। उसके पर हमने 3 बार हुई। पहली बार हम जहां महाराष्ट्र में उप विभागीय स्थायी समिति पर हमने प्रस्ताव किया, उन्होंने वहां पर वो नामंजूर कर दिया। उसके बाद में फिर अपील में गए जिला स्थायी समिति पर, उन्होंने भी नामंजूर कर दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने अब जो भी डॉक्यूमेंट कम है उसका डॉक्यूमेंट पूर्तता करके फिर आप उप विभागीय स्थायी समिति पर भेजिए। फिर हमने भेजा, फिर भी उन्होंने ये नामंजूर कर दिया पूरे 33 गांव का। उसमें पहले 4 कारण लिखा है। पहले कारण लिखा कि उसका 13 दिसंबर 2005 के पहले का जो कोई भी पुरावा नहीं है, ऑलरेडी उसमें था। दूसरा कि इतर पारंपरिक वन निवासी का जो पुराना पुरावा 3 पीढ़ियों का पुरावा है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उसका कोई हमको लागू नहीं होता है, वो उसको हमको लागू नहीं। इतर वन निवासी पारंपरिक वन निवासी को लागू होता है, हमको ट्राइबल आदिवासियों को लागू नहीं होता है। वो भी उन्होंने एक दिया। दूसरा एक दिया का वहां पे रहने का जो
रहने का जो गांव के रहने की जो पुरावा होता है वो पुरावा नहीं है, वो भी ऑलरेडी उनके साथ लगाया था। मैं खुद प्रांत ऑफिस में गया था, ऑफिसर से मिला, ये बात मैंने कही उनको कि साहब ये तो हमको लागू नहीं है, तो ये तो पुरावा हमारे पास है। नहीं नहीं नहीं, वो आपको लागू नहीं थे, आपको लागू नहीं होता, ये हमने नीचे क्या लिखा है, एक लाइन उसके नीचे भी लिखी थी, वो सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्रों के कारण हम ये अपना दावा मंजूर नहीं कर सके, आप जिला कलेक्टर उसके ऊपर निर्णय लेगा। ठीक है, तो फिर ऊपर के 2-3 मुद्दे क्यों डाले? ऑलरेडी 2005 का पहले का पुरावा था और इतर पारंपरिक वन निवासी का कानून ये हमको लागू नहीं था, और हम ये गांव के रहने वाले है वो पुरावा भी था, तो फिर ये क्यों आपने दिया? उसके ऊपर में मैंने ऑब्जेक्शन लिया, फिर दूसरे गांव को नोटिस बाजवाई ना, वो 3 मुद्दे निकाल दिया। आखिरी का एक मुद्दा लगाया कि सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्रों के होने के कारण हम नहीं कर पाए, आप अपील में जाइए। फिर उसके बाद में अभी मिलना बाकी है, प्रांत साहब से मिलना बाकी है। मेरा ये कहना कि फिर हम लोग कागज आएंगे हमारा पास, नोटिस आएंगे तो हम अपील में जाएंगे, तो अपील मत करो ना, अपील मत करवाओ, आप हमको सुनवाई लगाओ, सुनवाई लगाकर हमको बुला लो, हम आएंगे ना डॉक्यूमेंट लेकर। अगर बांध के हाइट 2017 में पूरी हो गई, 2019 में उसका लेवल पूरी एफआरएल तक अपने भर दी, तो पानी में तो खेती नहीं करेगा, पानी में तो हम मछली मार रहे हैं, लेकिन एफआरएल के बाहर जो 2005 के पहले की अतिक्रमण पीढ़ियों से, कुछ लोगों तो पीढ़ियों से जमीन है, वो जमीन मांग रहे हैं, तो वो तो देने का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुनवाई लीजिए, और अगर किसी का पुनर्वास हुआ, अगर यह आदमी को वो उनका घर डूब में गया या कुछ जमीन डूब में गई, थोड़ा एक टुकड़ा एफआरएल के बाहर बचा है, लेकिन उनका लड़का वहां पर रह रहा, तो ठीक है। वन एक्ट के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर तक जमीन मिल सकती है, कम से कम जितनी होंगी इतनी। पुनर्वास में तो 1 हेक्टेयर जमीन मिली या 2 हेक्टेयर जमीन मिली, अगर वहां पर वो 1 एकड़ या 2 हेक्टेयर कितनी भी उनके नियम में बैठते होंगे तो देना चाहिए। एफआरएल की बाहर है, कम से कम सुनवाई लेंगे तो फिर पता चलेगा। ये बात रखने वाले हैं। एक दिन मैं लतिका ताई को भी मैंने व्हाट्सएप पर भी ये खबर भेजी और फोन पे भी चर्चा हुई, लेकिन ये सब हमारे पीछे ये लगा, इसलिए ताई को भी टाइम नहीं मिल रहा। तो ये भी हमारी सब लड़ाई चल रहा है। हमने वो सब कुछ बातें उधर भी कही थी, लेकिन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं आया था उधर। हम लोग स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे हैं। अभी जो पहाड़ी क्षेत्र है नर्मदा घाटी में, पूरा पहाड़ी क्षेत्र कोई गांव में रास्ता है, वो भी बहुत डेंजर रास्ता है। अभी नर्मदा जुलाई महीने में बादल फटा था नर्मदा घाटी में, पूरा कुछ पहाड़ में इतना पूरे रास्ते बंद हो गए थे, पूरे किसी का पूरा बड़ा पहाड़ नीचे गिर गए, बड़े बड़े पेड़ गिरे, बादल फाटी थी। तो उसी समय पे क्या हुआ, हमने थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बना के स्थानिक मीडिया को मैं यूट्यूब पर अगर डाल दिया था मैंने, तो पता चला कलेक्टर मैडम ने हमारे इधर दौरा किया, चेतन भैया भी था और लतिका ताई और हम सभी थे। उन्होंने समझ में आया उधर की परिस्थिति, ये सब देखकर तो पहले आते ही उनका स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात पूछी, यहाँ पर मेडिकल मिला के और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, तो सब कुछ हमने वे मांग रखी, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो अभी अक्कलकुआ के जो 9 विलेज है, 9 गांव जो है, उसमें हेल्थ की कोई भी कमतरता नहीं पड़ने देते। अभी डूब के गांव में अगर रात में भी फोन किया तो रात में भी इमरजेंसी में वहां पर बस पहुंचती है, बाहर जो वाटर एम्बुलेंस होती है, बोट एम्बुलेंस उसमें रात में भी जाती है इमरजेंसी में। इस साल में बहुत सारी, ये कलेक्टर मैडम जाने के बाद बहुत फर्क हुआ, क्योंकि उसके पहले और अभी में बहुत अंतर का ये हुआ, डीएचओ भी बदल गया और कलेक्टर मैडम भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छा ध्यान दी। तो ये हेल्थ ऊपर भी, और किसी को वो स्तनदा माता को और क्या बोलते केंद्रीय योजना कौन सी थी,
मानव विकास के माध्यम से और महाराष्ट्र के गाभा समिति के माध्यम से हमारे लतिका में मेंबर है। तो हम लोग अलग अलग जगह पर ये मुद्दे भी उसको मानते आए और लोगों को उसके न्याय दिलाने का बहुत बड़ा उसमें भी योगदान है। तो इसलिए अब किसी भी गरीब आदमी को उपचार करने के लिए, स्वास्थ्य की उपचार के लिए कोई भी दिक्कत हो तो भी हमारे संगठन के तरफ से हर स्वास्थ्य की उपलब्धता के लिए मदद की जाती है। वो भी हमारा उसमें बहुत बड़ा योगदान है और हमारे लोग उससे बहुत खुश है। नर्मदा घाटी में कि कोई आपातकालीन परिस्थिति में कोई देखता नहीं। पहले क्या हुआ था चिमलखेड़ी? पहले चिमलखेड़ी में पहला तो ऐसा नर्मदा घाटी में तो पहला हमको मानीबिली में 2 साल पहले, 2-3 साल पहले एक भाई एक बहन शाम को खेत में काम करके नहाने को गए। नहाने के आकर हमारे घर में गाय बकरियां वगैरह बांधते हैं, उसमें सांप ने काट दिया। तो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आधे घंटे के अंदर वो ऑफ हो गई। हमने वो मुद्दा मंत्रालय तक भी उठाया। तो उसके बाद में थोड़ा बहुत उसका ये हुआ, फर्क पड़ा। और बार चिमलखेड़ी में मेरे गांव में कम से कम पिछले साल में कम से कम 10-15 लोगों को स्नेक बाइट हुई थी। बहुत हो। उसको हम हर बार हर व्यक्ति को हमने स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। अगर मैं गांव में रहता हूं, मेरे बोलने से अगर किसी अधिकारी ने या डिपार्टमेंट ने तो अगर सुना नहीं तो चेतन भाई ने तो लतिका दी नहीं तो आखिर में नहीं भी हुआ तो हमारा ताई का करट में हमारा शेंडू चला जाता है। तो फिर बहुत लंबे, फिर वो अभी ऐसा करते करते जो भी नर्मदा घाटी का समस्या हमने तो ऐसा भी किया बहुत पहले। तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया शुरू पहले वो 2003 से लेकर 10-11 तक तो बहुत बड़ा ये कुछ हमारे में के लोग उनके बाजू में खींच लिया, उनको हाथ में लेकर कुछ गुंडागिरी करके हमको दबने का भी कोशिश की। लेकिन हम कितने भी हिंसा करिए आप कीजिए, हम लोग हिंसा से नहीं डरेंगे। हम लोग आवाज से, हम लोग कानून से लड़ेंगे। वही मुद्दे पर हम आड़े रहे और आज भी इसी मुद्दे पर चल रहे। इसलिए एक एक मुद्दा हम लोगों के हित में प्राप्त करने के कामयाब रहे और आगे भी जो समस्या है वो भी इसी तरह हम अधिकार मिलवाएंगे और लेंगे। यही आशा से हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी कुछ सवाल और